हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी कौशल एंड आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, इस पे आपको बहुत सारा स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलने वाला है। जो भी बच्चे आज के टाइम पे स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, उनको भी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। आज मेरी फर्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी फर्स्ट वीडियो कैसी बनी है। लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है नॉमेनक्लेचर। तो आज हम पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर होता क्या है। वैसे तो हम लोगों ने +1 में पढ़ ही लिया है, बट फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिक सा टॉपिक है, हम सभी को आना चाहिए। तो ये टॉपिक मैंने +1 की बुक से फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से लिया है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। नॉमेनक्लेचर होता क्या है। नॉमेनक्लेचर जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है। नॉमेन मीन्स नेम एंड क्लियर मीन्स टू कॉल। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई एक स्पेसिफिक नेम देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। नॉमेनक्लेचर फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन नेम होता क्या है। आप कॉमन नेम को अदर नेम भी कह सकते हैं, जैसे कि वर्नाकुलर नेम, लोकल नेम। तो हम इस नेम से भी कॉमन नेम को जानते हैं। अब बात आती है कॉमन नेम होता क्या है। मान लीजिए आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जब किसी ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है बाय लोकल पर्सन्स, तो उन नेम्स को हम कॉमन नेम बोलते हैं। और कॉमन नेम के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि कॉमन नेम यूनिनोमियल होता है। अब यूनिनोमियल का मतलब क्या हुआ? सिंगल वर्ड। मीन्स यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने राइस का। अब राइस है, सिंगल वर्ड कंसिस्ट कर रहा है, तो इजीली इसको कोई भी प्रोनाउंस कर सकता है। आप चाहे राइस बोलो चाहे चावल बोलो। उसके बाद जो हम ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं वो उनके किसी न किसी फीचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल, दोधक, हम उन सभी प्लांट्स को दोधक बोलते हैं जिनके अंदर से मिल्क जैसा सब्सटेंस रिलीज होता है, मिल्क जैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। तो उन सभी प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं? दोधक। और दूसरा होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नेम होते हैं, हम घर में अपने इन्वायरमेंट में उस नेम को बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो हमारे नेटिव्स उस नेम के साथ फैमिलियर बन जाते हैं। और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ईजी है, हम इसको ईजिली प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब हम इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि कॉमन नेम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अभी तक तो हमने एडवांटेजेस पढ़े थे कि हाँ, कॉमन नेम के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस के साथ साथ हमारे पास कॉमन नेम के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़रूरी नहीं सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, हम उनको कॉमन नेम नहीं देते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म के कॉमन नेम नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कहता है, जब हम एरिया टू एरिया ट्रैवल करते हैं, एरिया टू एरिया जाते हैं, तो कॉमन नेम्स वेरी करता है। फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई। अब इंग्लिश में हम बटरफ्लाई बोलते हैं और हिंदी में तितली। वहीं अगर हम अपना एरिया चेंज कर दें, मान लीजिए हम लोग तमिल में चले गए, तो तमिल में बटरफ्लाई का कॉमन नेम रोजापो होता है। और बांग्ला जाते हो आप, तो बांग्ला में बटरफ्लाई का कॉमन नेम प्रजापति होता है। तो ये एरिया टू एरिया वेरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे डिफरेंट कॉमन नेम हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप वाटर लिली सर्च करते हैं, तो वाटर लिली के आपको 15 डिफरेंट इंग्लिश नेम्स मिलेंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वाटर लिली के 15 नेम पता हो। आपको कोई 1 2 4 5 इतने ही पता होंगे, तो वाटर लिली के सारे नेम्स आपको नहीं पता होंगे। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके मोर देन 1 कॉमन नेम होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बहुत सारा जब ग्रुप आ जाता है, मान लीजिए छोटे छोटे बर्ड्स का बहुत सारा ग्रुप आ गया है, तो हम हर एक बर्ड का नाम तो नहीं जानते हैं, तो उन सारे बर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? चिड़िया बोल देते हैं। और हम बचपन से ही जितने भी तितली होते हैं, जितने भी मॉथ्स होते हैं, उन सबको हम क्या बोल देते हैं?
तितली बोल देते हैं, मतलब एक ही ग्रुप में उनको रख देते हैं। वो चाहे बटरफ्लाई हो चाहे मॉथ हो, सबको हम तितली बोल देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में है कि कॉमन नेम्स गलत भी होते हैं। ऐसा नहीं है सारे कॉमन नेम्स सही होते, कॉमन नेम गलत भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेली फिश। अब कहने को तो सब बोलेंगे कि हाँ जेली फिश एक फिश है, बट जेली फिश कोई फिश है नहीं, इसका फिश के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये एक एनिमल है जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है। उसी तरह हमारे पास स्टार फिश है, सिल्वर फिश है। तो ये सब एनिमल्स है जिनका फिश के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। और अगर हम आगे साइंटिफिक स्टडी के लिए जाते हैं तो कॉमन नेम्स तो हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि कॉमन नेम एरिया टू एरिया वेरी करता है। तो इसलिए साइंटिफिक स्टडी के लिए ये नेम्स यूज़फुल नहीं हैं। और अगर हमने एक बार किसी ऑर्गेनिज्म को कॉमन नेम दे दिया, देन हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इट कांट बी करेक्टेड। सो कॉमन नेम्स हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो कॉमन नेम हमने दे दिया एक ऑर्गेनिज्म को, तो वही उसका कॉमन नेम रहता है। अगला आता है हमारे पास दूसरा टाइप इसका नॉमेनक्लेचर का दूसरा टाइप, दैट इज साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम क्या होता है? मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर आप कोई नेम दे रहे हो जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मीन्स अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो तो वो नेम चेंज नहीं रहता है, उस नेम को हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग एक प्रॉपर नेम मिले जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो, उसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। और साइंटिफिक नेम को आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी बोल सकते हो। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब साइंटिफिक नेम देते हैं तो साइंटिफिक नेम में हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। फर्स्ट होती है जेनेरिक एंड सेकंड होती है स्पीशीज। तो साइंटिफिक नेम कितने वर्ड्स कंसिस्ट करता है? 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज जेनेरिक एंड सेकंड स्पेसिफिक, जिसको हम जीनस और स्पीशीज भी बोलते हैं। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसने दिया था? कैरलस लिनायस ने। ये पॉइंट आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था। तो ये पॉइंट आप ज़रूर इसको याद कर लेना। और जो कैरलस लिनायस थे, उन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक प्लांट्स के लिए और दूसरी एनिमल्स के लिए। जो तो उन्होंने प्लांट के लिए बुक लिखी थी उसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1753 में। और दूसरी बुक इन्होंने लिखी थी एनिमल के ऊपर, दैट इज सिस्टेमा नेचुरे। ये बुक पब्लिश हुई थी 1758 में। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी बुक कैरलस लिनायस ने लिखी है। प्लांट के लिए अलग पूछेंगे, एनिमल के लिए अलग पूछेंगे, तो इनमें से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमारे पास बहुत सारे रूल्स है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी बहुत टर्म्स पढ़ लेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे ICBN। अब ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और दूसरे हमारे पास ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। उसी तरह हमारे पास और भी नीचे टर्म दी है ICBACN, ICBN, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनकी फुल फॉर्म्स बताओ, इन टर्म्स को डिफाइन करो, तो आपको आना चाहिए। अब देखिए ICBN क्या होता है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स वगैरह होते हैं वो इस टर्म के अंदर स्टडी किए जाते हैं, और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इस टर्म के अंदर स्टडी किए जाते हैं। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो ICBN या ICBACN के अंडर स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ICVN। अब ICVN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। जितने भी हमारे पास वायरसेस होते हैं वो हम ICVN टर्म के अंदर स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। जितने भी कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं वो सारे इस टर्म के अंदर स्टडी किए जाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के इम्पॉर्टेंट रूल्स। ये रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपके पास एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है, कौन सा नहीं है। तो आपको सारे रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट रूल क्या कहता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको अलग अलग नेम प्रोवाइड किया जाता है और उस नेम में जेनेरिक और स्पीशीज ये दोनों आने ही आने चाहिए। मीन्स एक जीनस होगा, दूसरा स्पीशीज होगा। तो जेनेरिक का मतलब क्या होता है, जेनेरिक हमारे पास फर्स्ट वर्ड होता है और जो इसका फर्स्ट वर्ड लिखते हैं हम ना, फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो ऑलवेज कैपिटल में लिखते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास स्पीशीज, जिसको आप स्पेसिफिक नेम भी बोल सकते हैं। और स्पेसिफिक नेम को हम हमेशा जेनेरिक नेम के बाद ही लिखते हैं और इसका फर्स्ट वर्ड हमेशा, फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है। और जो ये साइंटिफिक नेम होता है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव करता है। अब लैटिन लैंग्वेज कौन सी होती है, डेड लैंग्वेज होती है, इसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर तो हम लोग टाइप करके लिख रहे हैं तो इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर लेटिनाइज्ड करते हैं। और अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन कर रहे हैं, देन इट शुड बी अंडरलाइंड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है क्योंकि हम कई बार साइंटिफिक नेम लिख के तो आ जाते हैं बट उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स भी कई बार कट जाते हैं। तो ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये रूल भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और साइंटिफिक नेम जो होता है उसकी हमेशा ओरिजिनल स्पेलिंग रहती है, ऐसा नहीं है कि उसकी स्पेलिंग्स चेंज होती रहती है। तो इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल स्पेलिंग्स। और मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ चेंज की जा रही है या फिर उसका नेम चेंज किया जा रहा है तो उसका जो फर्स्ट ओरिजिनल डिस्कवरर होता है उसका नेम ऑलवेज उस स्पीशीज़ के साथ लिखा जाता है। आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है एल्बेसिया लेबेक का। अब मैंने इन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है क्योंकि ये हैंड रिटन है। तो हमने पढ़ा था जो भी हमारे पास साइंटिफिक नेम हैंड रिटन होते हैं वो अंडरलाइन होने चाहिए, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है। और जो मैं बात कर रही थी कि फर्स्ट डिस्कवरर का नेम ऑलवेज ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो अगर हम इसकी स्पीशीज़ चेंज कर रहे हैं तो इसके जो फर्स्ट डिस्कवरर थे लिनायस, उनका नेम हम ऑलवेज यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि लिनायस ही करेंगे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो फर्स्ट डिस्कवरर होते हैं। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट डिस्कवरर की बात हो रही है तो फर्स्ट डिस्कवरर का नेम हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। उसके बाद जो रीडिस्कवरर होते हैं उनका नेम आफ्टर ब्रैकेट्स लिखा जाता है। और यहाँ पर एक और रूल है, लॉ ऑफ प्रायोरिटी हमेशा यहाँ पर मेंटेन रहती है। मीन्स अगर कोई भी साइंटिफिक नेम है, कोई भी जीनस है, कोई भी स्पीशीज़ है, उसको फर्स्टली जिसने डिस्कवर किया था उसका नेम यहाँ पर ऑलवेज लिखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम के एडवांटेज। जैसे कि अगर हम एरिया टू एरिया ट्रैवल कर रहे हैं तो हर एक जगह ये साइंटिफिक नेम एक्सेप्टेड होता है। मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नेम एक्सेप्टेड होते हैं। और अब जिस भी लैंग्वेज में इसको स्टडी करो इनका नेम चेंज नहीं होता, ये सारी लैंग्वेज में सेम रहते हैं। और हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नेम प्रोवाइड किया जाता है, तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है कि इस ऑर्गेनिज्म का नेम सेम है, उस ऑर्गेनिज्म का नेम भी सेम है। तो यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नेम प्रोवाइड किया जाता है। अब हर दिन कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता रहता है, तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म है जो कि मतलब कोई भी अगर न्यू ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसको एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है जो कि उनके कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और साइंटिफिक नेम की स्पेलिंग कभी भी चेंज नहीं होती है। मान लीजिए आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। और अगर कहीं पर साइंटिफिक नेम में हमारे पास मतलब साइंटिफिक नेम में कोई भी स्पेलिंग गलत हो गई है, इनकरेक्ट हो गई है, देन इट शुड बी इजीली करेक्टेड। हम इसको इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है देन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।